बनारस एक पुराना और गंदा शहर था। स्टेशन भी मुझे पुराना लगा। इंडिया के हर सूबे में गंदे मंदे नंगे और नीम नंगे साधु लोग जगह जगह चल फिर रहे थे। बनारस दरियाई गंगा के किनारे आबाद है। वैसे भी बड़ा पुराना शहर है। शहर के गुंजान हिस्सा बेहद गंदा, ऊंची नीची गलियां थी। कई गलियों में पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर दाखिल होना पड़ता था। मैं बानो को दरिया किनारे वाली बस्ती में उसके घर ले गया। उसके माँ बाप और छोटे बहन भाइयों ने नसीम बानो को देखा तो सब रोने लगे। मैंने उन्हें कहा कि आप लोग किस लिए रो रहे हैं? खुदा का शुक्र अदा करें कि मैं आपकी बच्ची को सालिम भेड़ियों के चुंगल से निकाल कर ले आया हूँ। नसीम बानो भी हर एक के गले लगकर ज़ारो कतार रो रही थी। कुछ तो हम लोगों के हालात ऐसे होते हैं कि रोने धोने से बहुत वास्ता पड़ता है। कुछ वैसे भी हमें रोने का बहुत शौक है। खुशी और गम दोनों मौकों पर हम रोते हैं। मैंने नसीम बानो के वालिद को, जो अभी घर पर ही था और दुकान पर नहीं गया था, सारी कहानी सुनाई। वो दुकानों को हाथ लगाकर बार बार आसमान की तरफ देखते और खुदा का शुक्र अदा करते। मैंने कहा, अब मुझे इजाजत दीजिए। मैंने आपकी अमानत आपके पास पहुंचा दी। वो लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे, मगर मेरा वहाँ ठहरना बेकार था। मैं वहाँ से चला, सीधा स्टेशन पर आ गया। वहीं नाश्ता किया और 2 घंटे बाद एक ट्रेन में सवार होकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया, जो मेरा असल टारगेट था। दिल्ली बनारस से बहुत दूर था। रास्ते में कानपुर का स्टेशन आया, फिर सुल्तानपुर, उसके बाद लखनऊ का मशहूर शहर आ गया, जहाँ गाड़ी को देर तक रुकना था। मैं प्लेटफॉर्म पर उतर गया। मेरी छठी हिस्स एक बार फिर बेदार हो गई। अगरचे मैं अहमदाबाद द्वारका वाले खतरों से बहुत दूर निकल आया था, फिर भी मैं दुश्मन मुल्क में था और पुलिस कहीं भी शक पड़ने पर मुझे गिरफ्तार कर सकती थी। कुछ देर प्लेटफॉर्म पर टहलने के बाद मैं डिब्बे में आकर चौकन्ना होकर बैठ गया। लखनऊ से गाड़ी चली तो फतेहगढ़ के बड़े शहर के स्टेशन पर ठहरी। ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं थी। यहाँ से शाहजहानपुर, बरेली और मुरादाबाद से होती हुई दिल्ली पहुंची। मुझे ट्रेन में सफर करते 1 दिन और 1 रात गुजर चुकी थी। सुबह होने वाली थी कि ट्रेन दिल्ली में दाखिल हुई। ये शहर मेरा जाना पहचाना था और मेरे लिए खतरों से भरा हुआ था। मैंने सोचा कि अपने मास्टर स्पाई मुगल रेस्तोरां के मालिक के पास चलना चाहिए। फिर ख्याल आया कि इसकी बजाय बेहतर है कि मुझे अपने दूसरे मास्टर स्पाई और हाई एक्सप्लोसिव्स के माहिर गुल खान के पास जाना चाहिए। उसके घर का मुझे पता था। मैं चारों तरफ से खबरदार रहते हुए स्टेशन से निकलकर बाहर आ गया। दिल्ली में काफी ठंड थी। मैंने जैकेट के बटन ऊपर तक बंद कर लिए, मोटर रिक्शा पकड़ा और गुल खान के घर की तरफ चल पड़ा। मैं उस आबादी में आ गया जहाँ एक गली में वो रहता था। उसने मुझे देखा तो ऊपर से नीचे तक देखता रह गया। फिर मुझे अपने मकान में ले गया। कहने लगा, तुम इतने दिन कहाँ रहे? श्रीनगर से शेरवान ने आदमी भेजकर तुम्हारा पता पूछा था। तुमने द्वारका और मडघाट में जो कारनामा सरअंजाम दिया है, उसकी हमें बड़ी खुशी है। गुल खान ने मेरे लिए चाय बनवाई। मैंने उसे शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सारी रुदात बयान की। कहने लगा, तुमने एक मुहिब्बे वतन कमांडो होने का हक अदा कर दिया है। फिर बोला, मुझे वो ब्लूप्रिंट दिखाओ जो तुम इस्राएली एजेंट के कागजात से नकल कर लाए हो। मैंने अपने बाजू के साथ बंधा हुआ ताबीज उतारा। उसमें से प्लास्टिक के लिफाफे में लिपटा हुआ वो कागज निकाल कर गुल खान के सामने रख दिया। वो उसे गौर से देखने लगा। काफी देर तक उसे देखता रहा। फिर बोला, ये भारत में किसी एटमी रिएक्टर का नक्शा है और ये रॉकेटों और मिसाइलों के खाके। इसका मतलब है कि इंडिया की हुकूमत कश्मीर और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले रॉकेट और मिसाइल बनाने की तैयारियां कर रही है। मैंने उसे पूछा, क्या तुम इस ब्लूप्रिंट से पता चला सकते हो कि ये एटमी रॉकेट और मिसाइल किस जगह पर बन रहे हैं? यहाँ एक तरफ अंग्रेजी में बम्बई लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है बम्बई में जो इंडियन हुकूमत ने एटमी रिएक्टर लगाया है, ये रॉकेट मिसाइल उसी जगह तैयार होंगे। गुल खान कहने लगा, इस बारे में मैं सही तौर पर कुछ नहीं कह सकता। हमारा एक आदमी न्यूक्लियर फिजिक्स का माहिर है। उसने न्यूक्लियर फिजिक्स का पूरा कोर्स किया हुआ है। वही हमें ये ब्लूप्रिंट देखकर बता सकेगा। उससे कहाँ मुलाकात हो सकती है? गुल खान ने कहा, हम उसके पास नहीं जा सकते। मैं आज रात को उसे यहाँ बुला लूंगा। तुम ये ब्लूप्रिंट अपने पास संभाल कर रखो। मैंने कहा, तुम्हारे तैयार किए हुए च्युइंगम बमों ने बड़ा काम दिखाया। द्वारका फोर्ट का असलहे का जखीरा उन्हीं टाइम बमों ने पूरा उड़ा दिया था। गुल खान बोला, हमने यहाँ अखबारात में सब कुछ पढ़ लिया था। मैंने कहा, मडघाट स्टेशन पर फौजी असलहे की ट्रेन भी इन्हीं टाइम बमों की मदद से हमने उड़ाई थी। करीम भाई भी मेरे साथ ही था। गुल खान कहने लगा, करीम भाई सच्चा दीनदार मुसलमान और निडर मुजाहिद है। वो तुम्हारी तरह तरबियत याफ्ता कमांडो तो नहीं, लेकिन बड़ा बहादुर आदमी है और इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पर तो वो हर वक्त जान कुर्बान करने पर तैयार हो जाता है। मैंने कहा, मैं आधी दफा उससे भी अहमदाबाद में नहीं मिल सका। रॉ के चीफ पांडे के बंगले पर एकदम पुलिस का छापा पड़ गया और मुझे बंगले की पिछली खिड़की से कूदकर फरार होना पड़ा। गुल खान ब्लूप्रिंट पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम्हारा फरार होकर सैलाब की जद से बांडा पहुंच जाना बड़ा मुफीद साबित हुआ। तुम वहां न पहुंचते तो इस्राएली एजेंट का ये कीमती ब्लूप्रिंट कभी तुम्हारे हाथ न आता। मैंने मुगल रेस्तोरां वाले अपने स्पाई मास्टर का पूछा तो गुल खान बोला, तुमने बड़ा अच्छा किया कि स्टेशन से सीधा मेरे पास आ गए। मुगल रेस्तोरां पर 2 रोज पहले ही छापा पड़ा था और पुलिस हमारे मास्टर स्पाई को गिरफ्तार करके ले गई है। किसी ने मुखबरी की होगी या हमारे मास्टर स्पाई से कोई भूल हो गई होगी। उसे पुलिस ने दिल्ली में रखा हुआ है या यहाँ से बाहर किसी टॉर्चर कैंप में मुंतकिल किया गया है। मेरे इस सवाल पर गुल खान ने कहा, हमें कुछ नहीं मालूम हो सका और हमें इस बारे में मालूमात हासिल करने की जरूरत भी नहीं है। हमें पीछे नहीं आगे की तरफ देखना है। इतना हमें यकीन है कि हमारा कोई भी मास्टर स्पाई पकड़े जाने की सूरत में इंतहाई अजियतनाक तशद्दुद के बावजूद हम में से किसी का नाम और ठिकाना नहीं बताएगा। वो मर जाएगा लेकिन जबान नहीं खोलेगा।
گل خان نے راکٹوں والا بلو پرنٹ سنبھال کر رکھ لیا. کہنے لگا میں اپنے آدمی سے ملنے جاتا ہوں, بلو پرنٹ میں ساتھ نہیں لے جا رہا. کوشش کروں گا کہ وہ رات کو یہاں میرے مکان پر آ جائے. میں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے اور کیا اس کے پیچھے انٹیلیجنس پولیس لگی ہے. گل خان نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ایک سائنسی انسٹیٹیوٹ میں ایک اہم عہدے پر کام کر رہا ہے, لیکن چونکہ اس کا رابطہ ہم لوگوں سے ہے اور وہ کشمیری مجاہدین اور پاکستان کا فدائی ہے, اس لیے اسے بڑا محتاط ہو کر رہنا پڑتا ہے. گل خان نے مجھے اس کا نام بتایا. اس کا فرضی نام آپ جمشید کہہ لیں. گل خان نیوکلیر فزکس کے پروفیسر جمشید سے ملنے چلا گیا. میں اس کے مکان پر ہی رہا. گل خان اس 2 کمروں والے مکان میں اکیلا رہتا تھا. اس کی نہ بیوی تھی نہ بچے. وہ بڑا پابند صوم و صلات تھا. محلے کی رفائی کمیٹی کا ممبر تھا. وہاں کسی کو ذرا بھی معلوم نہیں تھا کہ گل خان ایک ٹرینڈ کمانڈو ہے. ہائی ایکسپلوسیوز بنانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس کا ثبوت وہ ٹائم بم تھے جو اس نے چوئنگم کی شکل میں بنا کر مجھے دیے تھے اور جنہوں نے مڈ گھاٹ اسٹیشن پر انڈین آرمی کی کشمیر جانے والی ایمونیشن ٹرین کو اسٹیشن سمیت اڑا دیا تھا اور دوارکا کے فورٹ کے ایمونیشن ڈمپ کو تباہ کیا تھا. اگرچہ سری نگر سے روانہ ہوتے وقت کشمیری مجاہد کمانڈو نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں از خود گل خان سے ملنے نہ جاؤں, مگر میں نے اچھا کیا کہ اسٹیشن سے سیدھا اس کے گھر چلا گیا. اگر میں اپنے ماسٹر سپائے کے نئی دلی والے ریسٹوران میں جاتا تو میرا پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو جانا یقینی تھا. گل خان کا مکان میں نے پہلے اپنی کمانڈو ٹریننگ کے دوران اور سری نگر جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا. اسی نے شیروان تک پہنچنے کا راستہ بتایا تھا. کوئی 1.5-2 گھنٹے کے بعد گل خان واپس آیا اور کہنے لگا پروفیسر جمشید رات کو آئے گا, تم اوپر والے کمرے میں جا کر آرام کرو. میں دوپہر کو کھانا لے کر اوپر ہی آ جاؤں گا. کمرے کی کھڑکیاں مت کھولنا, میں انہیں ہمیشہ بند رکھتا ہوں. محلے میں کسی نے دیکھ لیا تو مجھ سے پوچھیں گے کہ اوپر کون ہے. اگرچہ مسلمانوں کا محلہ ہے لیکن یہاں 2-1 پولیس کے مخبر بھی ہیں. مسلمانوں کی یہی کمزوری انہیں لے ڈوبی ہے. گل خان نے مجھے چابی دی. میں اوپر والے کمرے میں آ گیا. مختصر سا کمرہ تھا. ایک طرف 2 کھڑکیاں تھیں جو بند تھیں. موسم سردیوں کا تھا اس لیے مجھے بند کھڑکی میں بھی سکون محسوس ہوا. ایک چارپائی بچھی تھی جس پر گرم کمبل اور بستر لگا تھا. چارپائی کے ساتھ ایک میز, ایک کرسی لگی تھی. کونے میں چھوٹا سا غسل خانہ تھا. میں نے کھڑکی کے شیشے میں سے دیکھا. دوسری جانب مکان کی چھت تھی. چھت پر عورتیں بیٹھی دھوپ تاپ رہی تھیں. میں تھکا ہوا تھا, چارپائی پر پڑ کر سو گیا. دوپہر کے بعد گل خان نے مجھے آ کر جگایا. وہ میرے لیے کھانا لایا تھا. اس نے ملازم رکھا ہوا تھا جو اسے کھانا وغیرہ پکا دیتا تھا. میں کھانا کھانے لگا. وہ میرے پاس بیٹھا کہنے لگا ٹائم بموں کو تم ابھی اپنے پاس ہی رکھو, اگر ضرورت پڑی تو ہم کچھ اور بھی بنا لیں گے. یہاں دلی میں اس میں استعمال ہونے والی ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے. اس کے بعد وہ چلا گیا. میں اپنے کمرے میں کھانا کھانے کے بعد کمبل اوڑھ کر پھر سو گیا. شام کو جب گل خان نے مجھے آ کر جگایا, وہ میرے لیے بازار سے ایک نئی گرم قمیص خرید کر لایا تھا. میں نے اٹھ کر گرم پانی سے غسل کیا اور نئی پتلون کے ساتھ وہ قمیص پہن لی. جب ہم رات کا کھانا کھا چکے تو پروفیسر جمشید بھی آ گیا. یہ ایک دبلا پتلا سانولے رنگ کا چمکیلے بالوں والا آدمی تھا. بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی. کلین شیو تھا. گل خان نے میرا تعارف کروایا. وہ بڑی گرم جوشی سے ملا. گل خان نے اسے میرے بارے میں پہلے سے بتا دیا تھا. ہم نچلی منزل کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے. اس مکان میں یہی 2 کمرے تھے, ایک بیٹھک اور اس کے اوپر ایک کمرہ. اوپر والے کمرے میں آگے تھوڑا سا صحن تھا, بتی جل رہی تھی. گل خان نے پروفیسر جمشید کو بلو پرنٹ والا کاغذ نکال کر دیا. پروفیسر نے کوٹ کی جیب میں سے اینک نکال کر لگائی اور میز پر رکھ کر بلو پرنٹ پر جھک گیا. اس کے چہرے پر تجسس کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے تھے. گل خان نے پوچھا پروفیسر تمہیں اس میں کوئی خاص بات نظر آئی؟ پروفیسر جمشید نے بلو پرنٹ پر نظریں جمائے ہوئے کہا انڈین گورنمنٹ تو پلٹونیم بم کا دھماکہ کرنے اور نیوکلیر راکٹ, نیوکلیر وار ہیڈ کی میزائل بنانے کی تیاریاں کر رہی ہے. یہ اسی کا خاکہ ہے. گل خان نے پوچھا یہ سب کچھ بھارت میں کس جگہ بن رہا ہے؟ پروفیسر نے بلو پرنٹ سے نظریں ہٹاتے ہوئے اینک اتار کر میز پر رکھ دی اور کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ بھارتی حکومت نے آزادی حاصل کرنے کے ساتھ ہی ڈاکٹر بھابھا کی سرپرستی میں انڈین ایٹامک انرجی کمیشن قائم کر دیا تھا. اس نے ترقی یافتہ ممالک سے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوششیں بھی شروع کر دی تھی. پھر کچھ عرصے بعد بھارت کے پہلے ایٹمی ری ایکٹر نے کام شروع کر دیا تھا جو بمبئی میں ہے. اب اس ایٹمی ری ایکٹر میں پلوٹونیم صاف کرنے کا پلانٹ لگایا گیا ہے. اس بلو پرنٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس معاملے میں اسرائیل بھارت کی بھرپور مدد کر رہا ہے. بلو پرنٹ میں ان راکٹوں اور میزائل کے خاکے بھی بنے ہوئے ہیں جن میں پلوٹونیم وار ہیڈ کے ساتھ اس جگہ تیار کیا جائے گا. گل خان نے پوچھا تمہارے خیال میں بھارت کب تک اپنے ایٹمی پروگرام میں کامیاب ہو جائے گا؟ پروفیسر جمشید اینک لگا کر دوبارہ بلو پرنٹ کو غور سے دیکھنے لگا. اس بلو پرنٹ پر جو علامتیں اور خاکے بنائے گئے تھے اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بھارت 2-4 سالوں کے اندر اندر ایٹمی دھماکہ کرے گا اور وہ دنیا کے نقشے پر ایٹمی طاقت بن کر سامنے آ جائے گا. اس بلو پرنٹ سے یہ بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ بھارت پہلے پلوٹونیم بم کا دھماکہ کرے گا. پلوٹونیم کے ایک چھوٹے بم میں 5 سے 10 کلو گرام پلوٹونیم استعمال ہوتا ہے. امریکہ نے ہیروشیما پر تو ایٹم بم گرایا تھا مگر ناگاساکی پر اس نے پلوٹونیم بم گرایا تھا جس سے ناگاساکی کے 10,000 شہری اسی وقت ہلاک ہو گئے تھے. میں نے کہا اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے، یعنی ہم پاکستان کے تحفظ کے لیے کیا اقدام کر سکتے ہیں؟
प्रोफेसर जमशेद ने कहा, सबसे बेहतरीन तोड़ तो ये है कि पाकिस्तान भी एटमी सलाहियत हासिल कर ले। इंडिया प्लूटोनियम बम बनाता है तो पाकिस्तान को एटम बम बनाना चाहिए ताकि ताकत का तवाजुन बरकरार रहे और इंडिया को मालूम हो जाए कि अगर उसने पाकिस्तान के किसी शहर पर बम गिराया तो पाकिस्तान भी दिल्ली और कलकत्ता पर एटम बम गिराकर उन्हें सफाए हस्ती से मिटा सकता है। दुश्मन के ताकतवर हमले को सिर्फ उससे ज्यादा ताकतवर जवाबी हमले से ही रोका जा सकता है। गुल खान गहरी सोच में था। कहने लगा, क्या हम किसी तरह भारत के एटमी अज़ाइम को नाकाम बना सकते हैं? प्रोफेसर जमशेद ऐनक उतार कर रुमाल से उसे साफ करते हुए बोला, इंडिया ने अपने एटमी प्रोग्राम को बड़ी मजबूत बुनियादों पर खड़ा किया है। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए भारत में वसी पैमाने पर एटमी साइंस पर तहकीक की जा रही है। भारतीय साइंसदानों की एक पूरी जमात इस पर काम कर रही है। इसके अज़ाइम को नाकाम बनाना मुश्किल है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि भारत अगर बाहर के मुल्कों से प्लूटोनियम हासिल करने की कोशिश करता है तो हम उसे भारत में पहुंचने से पहले तबाह कर दें। इस तरह हम भारत के एटमी प्रोग्राम को मौखर कर सकते हैं। गुल खान ने जज्बाती अंदाज में कहा, और अगर हम भारत के एटमी रिएक्टर को ही तबाह कर दें तो? प्रोफेसर जमशेद ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर एक सिगरेट सुलगाया और बोला, ये काम इतना आसान नहीं है। मैंने कहा, प्रोफेसर, हमारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, इसलिए कि हमने इस्लाम, कश्मीरी मुसलमानों की आज़ादी और सलामती के लिए जान की बाजी लगा रखी है। तुम ये बताओ कि एक एटमी रिएक्टर में वो कौन सा कलीदी मकाम होता है कि अगर उसे उड़ा दिया जाए तो सारा ढांचा तबाह हो जाए? प्रोफेसर जमशेद ने कहा, जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है उस वक्त भारत में बम्बई के करीब एक एटमी रिएक्टर काम कर रहा है जिसके बारे में यही मशहूर किया गया है कि वहां से बिजली हासिल की जाती है। लेकिन मुझे एक खुफिया इत्तला भी मिल चुकी है कि राजस्थान के मकाम पर जेर जमीन एक खुफिया एटमी रिएक्टर भी काम कर रहा है। वहाँ प्लूटोनियम साफ होने का प्लांट दिन रात काम करता है। वहाँ प्लूटोनियम तैयार किया जाता है। असल एटमी मरकज राजस्थान का ये खुफिया प्लांट है। अगर किसी तरीके से हम उसे उड़ा दें तो मेरे अंदाजे के मुताबिक भारत का एटमी प्रोग्राम कम से कम 7-8 साल मौखर हो सकता है। मैंने गुल खान की तरफ देखा और कहा, मैं इस मिशन को कबूल करता हूँ। फिर मैंने प्रोफेसर से मुतवज्जे होकर कहा, प्रोफेसर, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस जेर जमीन एटमी रिएक्टर की कौन सी ऐसी हसास कलीदी जगह है जहाँ पर अटैक करने से ये एटमी मरकज तबाह हो सकता है? प्रोफेसर जमशेद ने कहा, मैं इस बारे में मजीद मालूमात हासिल करके कल रात आपको बता सकता हूँ। बात अगली रात पर जा पड़ी। अगली रात का वक्त तय कर लिया गया और प्रोफेसर जमशेद चला गया। उसके जाने के बाद मैं और गुल खान बातें करने लगे। उसकी ज़बानी मालूम हुआ कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने कश्मीर में जहाद की सरगर्मियों को तेज कर दिया है। ताज़ादम भारतीय फौजी यूनिटें वहां पहुंच रही हैं और मुजाहिदीन उनके फौजी ठिकानों को कमांडो ऑपरेशन से तबाह कर रहे हैं। वो कहने लगा, मडघाट पर तुम लोगों ने जो फौजी असलहे की ट्रेन उड़ाई थी और फिर द्वारका फोर्ट को तबाह किया था, उससे मुजाहिदीन आज़ादी के हौसले बहुत बुलंद हुए हैं। उनका मोराल अप हो गया है। मैंने उसे कहा कि मेरा प्रोग्राम तो ये था कि यहाँ से सीधा कश्मीर के महाज पर चला जाऊंगा और शेरवान और दूसरे कश्मीरी कमांडोज के साथ मिलकर जहाद में शरीक हूंगा। लेकिन जब से ये मालूम हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हुकूमत ने एटमी मिसाइलों की तैयारी शुरू कर दी है, मैंने जहाद कश्मीर में शिरकत का इरादा कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया है। मैं सबसे पहले राजस्थान के जेर जमीन खुफिया एटमी रिएक्टर को तबाह करना चाहता हूँ। गुल खान ने कहा, इसके मुतालिक प्रोफेसर जमशेद कल रात हमें कुछ बता सकेगा कि हम किस तरीके से ये एक्शन कर सकते हैं। मैं अब सोने जाता हूँ, सुबह मुलाकात होगी। गुल खान भी चला गया। मैं बिस्तर पर लेटकर राजस्थान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन रिएक्टर के बारे में सोचने लगा। इस किस्म के हसास इदारों में सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजामात होते हैं। एटमी रिएक्टर में जितने साइंसदान, टेक्नीशियन, क्लर्क, मजदूर वगैरह काम करते हैं, उनके पास बाकायदा शनाख्ती कार्ड होंगे। उनके आते जाते जबरदस्त चेकिंग होती होगी। बाहर के आदमी का दाखिला यकीनन बहुत मुश्किल होगा। फिर भी मैं पुरुम्मीद था। मुझे एटमी रिएक्टर में दाखिल होने की कोई ना कोई सूरत जरूर पैदा करनी थी। इस रिएक्टर को तबाह करना अब जरूरी हो गया था। अगर ये इंडिया की सिक्योरिटी का मामला था तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का नाजुक मसला भी था। मैं ये कैसे गवारा कर सकता था कि जंग होने की सूरत में इंडिया पाकिस्तान के शहरों पर प्लूटोनियम बम या एटमी मिसाइल गिराकर बेगुनाह पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दे। ये मेरा पाकिस्तानी फरीजा था कि मैं दुश्मन के एटमी हथकंडों को जितना नुकसान पहुंचा सकता हूं पहुंचाऊं, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। दूसरा दिन तुलू हुआ। गुल खान मेरे साथ नाश्ता करके चला गया। दोपहर को आया तो कुछ फिक्रमंद था। कहने लगा, मेरे आदमी ने इत्तला दी है कि नई दिल्ली के थाने में तुम्हारी तस्वीर मौजूद है। अहमदाबाद में तुमने कोई तस्वीर उतरवाई थी। मैंने उसे बताया कि पुलिस ने जब मुझे गिरफ्तार किया था तो मेरी तस्वीर उतरवा कर अहमदाबाद और द्वारका भेजी थी, जहाँ से इस बात की तस्दीक हो गई थी कि मैं वही आदमी हूँ जो नकली कैप्टन बनकर द्वारका फोर्ट में आया था और गोला बारूद के जखीरे को तबाह करने के बाद वहां से भाग गया था। गुल खान कहने लगा, अब तुम्हें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मैंने अच्छा किया जो तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया। अगरचे पुलिस तुम्हें दिल्ली में तलाश करती नहीं फिर रही, ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल नहीं है, लेकिन पुलिस को तुम्हारी तलाश जरूर है और दिल्ली के तमाम पुलिस स्टेशनों को खबरदार कर दिया गया है। मैं सोचने लगा कि जिस किस्म के मखदूश हालात पैदा हो गए हैं, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने गुल खान से कहा, यही हो सकता है कि मैं अपनी दाढ़ी मूछें बढ़ा लूं
اور جس قدر حلیہ بدل سکتا ہوں بدل لوں، کیونکہ مجھے دلی اور راجستھان کے آس پاس ہی رہنا ہے اور کمانڈو آپریشن شروع کرنا ہے۔ گل خان بولا کم از کم یہ تو تمہیں ضرور کرنا ہوگا، تمہارے سر کے بال زیادہ بڑے نہیں ہیں، آج سے شیو کرنی بھی چھوڑ دو اور یہاں سے ہرگز باہر مت نکلنا۔ محلے میں ابھی تک کسی کو تمہارے بارے میں معلوم نہیں کہ تم میرے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہو، کیونکہ یہاں تمہاری مخبری ہو سکتی ہے۔ میں نے اسے کہا داڑھی مونچھوں کے بال بڑھنے میں تو بہت دن لگ جائیں گے، اتنے دن میں یہاں کیسے چھپا رہوں گا؟ کسی نہ کسی کو ضرور میرا پتہ چل جائے گا اور میں اس وقت کسی حالت میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا۔ میرے سامنے ایک بہت بڑا مشن ہے جسے مجھے ہر حالت میں پورا کرنا ہے، راجستھان کا انڈین ایٹمی ری ایکٹر تباہ کرنا ہے۔ گل خان بولا رات کو پروفیسر جمشید کو آ جانے دو، وہ کچھ بتائے گا، اس کی روشنی میں آگے کوئی فیصلہ کریں گے۔ وہ دن بھی کسی نہ کسی طرح گزر گیا۔ میں گل خان کے مکان کے اوپر والے کمرے میں ہی بند رہا۔ وہ مجھے 5 بجے آ کر چائے بھی بنا کر دے گیا۔ اس نے احتیاط کے طور پر کھانا پکانے والے ملازم کو بھی چھٹی دے دی تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ اس مکان میں ایک پراسرار اجنبی ٹھہرا ہوا ہے۔